नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े सौगात दिए हैं। पीएम मोदी ने 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअली किया है, जिसमें महाराष्ट्र के 15 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जबकि मुंबई के 4, जिसमें माटुंगा, वडाला, चिंचपोकली और परेल है। यह अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है। सरकार की तरफ से मुंबई सहित राज्य भर के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जिस तरीके से आज 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया, उसकी लागत 1100 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही साथ 1300 रेलवे स्टेशनों का फिर से पुनर्विकास करने की जो योजना है वो सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य यह है कि जितने भी भारतीय रेलवे स्टेशन हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जाए। अब ऐसे में जिस तरीके से स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, उससे यात्रियों को सुविधा तो जरूर मिलेगी, इसके साथ ही साथ देश के विकास में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों को रिडेवलप किया गया है, अत्याधुनिक रूप दिया गया है, जिसमें उधर की संस्कृति जो है वो शामिल है। 86 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 103 इन स्टेशनों को अत्याधुनिक जो है सुविधाओं से लेस किया गया है। खास बात यह है कि जहां सबसे ज़्यादा ये पुनर्निर्मित जो है रिडेवलप स्टेशंस जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 19 जो है रेलवे स्टेशन उत्तर भारत में उनको रिडेवलप किया गया। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां 18 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों को रिडेवलप किया गया है। महाराष्ट्र के 16 और राजस्थान के 8, जहां से राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, वर्चुअली किया। कर्नाटक के 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में रिडेवलप किया गया है। खास बात यह है कि इस योजना का उद्देश्य है कि जो रेल यात्री है उनको रेल यात्रा के साथ साथ सुख सुविधाएं वो जो होनी चाहिए कि यात्रा के दौरान उनके साथ साथ उन राज्यों की संस्कृति हस्तशिल्प से भी रूबरू करवाया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ में धारवाड़ कर्नाटक से कोमल शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक को बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, इस तरह की मांग अब मध्य प्रदेश में भी उठने लगी है। उत्तराखंड और बिहार के बाद ये मांग अब मध्य प्रदेश में उठने लगी है और मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों ने ये मांग उठाई है। विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सवनानी ने ये मांग उठाई है कि जो आने वाली आगामी पीढ़ी है उनको भी ये मालूम हो कि किस तरह से सेना ने शौर्य और पराक्रम की गाथा है वो आने वाले बच्चों को पता होनी चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है उनको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मनों के खिलाफ की गई, एयर स्ट्राइक दुश्मनों के खिलाफ की गई, ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। ये पूरी सब चीज़ें स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाए, आने वाली पीढ़ी को बताया जाए, बच्चों को बताया जाए कि सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा क्या रही। आने वाली पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए कि हमारी सेना ने किस तरह से दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया था। और सूत्रों के अनुसार ये मालूम पड़ा है कि जल्द ही इसमें मध्य प्रदेश सरकार भी फैसला ले सकती है और सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल भी किया जा सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 23 मई को अयोध्या हनुमानगढ़ी परिसर में बने हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे। लगभग 17,000 स्क्वायर फीट में हनुमत कथा मंडपम का निर्माण किया गया है। इसमें 5,000 श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था की गई है और लगभग 1,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट में मंडप के अंदर जहां रामलीला और कथा प्रवचन हो उसके लिए मंच का निर्माण किया गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो हनुमानगढ़ी पंचायती व्यवस्था के तहत हनुमत कथा मंडपम का निर्माण किया गया है। इससे पहले श्रद्धालु जहां
हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन उनके पास कथा प्रवचन और रामलीला इत्यादि को देखने के लिए कहीं ऐसा उचित स्थान नहीं होता था। ये हनुमानगढ़ी की तरफ से पहला निर्माण किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:25 के करीब पहुँचेंगे, जहाँ श्री हनुमान जी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद हनुमत कथा मंडप का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 घंटे के करीब अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान लोकार्पण करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर 1:25 के करीब लखनऊ की ओर रवाना होंगे। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। ग्वालियर में हुई 2.5 करोड़ की ठगी के बाद पकड़े गए आरोपियों से अब नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेयुवा हैं जिनकी आपस में कोई पहचान नहीं होती और ना ही कोई एक दूसरे को जानता है। इनका ठग जो बड़ा मुखिया होता है वो इनका उपयोग स्लीपर सेल की तरह करता है और देश के अन्य राज्यों में इनके माध्यम से साइबर फ्रॉड का काम करता है। 17 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद लगभग 2.53 करोड़ रुपया इनसे विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिया गया था। इसमें बहुत गहन विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 3 आरोपी दिल्ली से, 6 आरोपी नागदा से, 10 आरोपी लखनऊ से अरेस्ट किए गए हैं। और इन लोगों की मॉडल से अपने ये है कि पैसे को ये बहुत ज़्यादा विभाजित करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, फिर उसके बाद अन्य राज्यों में भी अलग अलग खाते ये लोग खुलवाते हैं। इसमें करीब 19-20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग जगह पैसा गया था, तो उसमें जैसे एक जगह उज्जैन में पैसा गया था, एक जगह दिल्ली में गया था, एक जगह लखनऊ में गया था। तो 3 बड़ी जगह दबिश दी गई और अलग अलग जगह से आरोपियों को उठाया गया। जिस तरह से अब तक ये साइबर फ्रॉड किया जा रहा है और स्लीपर सेल की तरह युवाओं को उपयोग किया जा रहा है, पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी यानी सरगना को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक यह घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में पुलिस का जो है प्रयास है वो मुख्य आरोपी यानी कि इनके ऊपर बैठा जो मुखिया है, जो मुख्य सरगना है, उसको पकड़ने के प्रयास भी जारी है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ दोतरफा तंज कसा है। नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री बताते हुए तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार ना तो चूहों को रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं और ना ही अपराधियों के खिलाफ नकेल कस पा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश सरकार को निशाने पे लेते हुए एनएमसीएच की घटना का हवाला दिया और साफ साफ कहा कि आप समझ सकते हैं कि पटना के हाईटेक हॉस्पिटल में जब चूहों का आतंक है और अस्पताल प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है तो यह सरकार की कैसी विफलता है। साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस पर भी जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप लगाया कि जिस तरह से सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में बिहार पुलिस के अमानवीय चेहरा सामने आया है उसके खिलाफ वो मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार जी एनडीए के राज में चौपट हो चुका है। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और दूसरे तरफ जो निर्दोष लोग जो होते हैं उनको जेल में बुला करके, थाने बुला करके पिटाई की जाती है। यानी तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव के इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के राज्यकाल को याद करना चाहिए, किस तरह से अपराध का बोलबाला था और अस्पतालों में क्या हाल था। अब जिनके ज़माने में चारा घोटाला, जिनके ज़माने में वर्दी घोटाला, जिनके ज़माने में नियुक्ति घोटाला, जिनके ज़माने में बीपीएससी चेयरमैन, एक नहीं 2-2 चेयरमैन जेल जाता हो, हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी क्षेत्रों में अस्पताल, जहां उनके राज्य में अस्पतालों में जानवरों का अड्डा हुआ करता था, जानवरों का बसेरा होता था, अस्पताल का बेड, जिस बेड पर मरीज का होना चाहिए वहां पर कुत्ते होते थे, अन्य मवेशी होते थे। आज उन अस्पतालों में मरीजों के बेड पर मरीज रहते हैं और मरीज का इलाज होता है।
कुल मिला के इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के प्रवक्ता लगातार लालू राबड़ी शासनकाल का हवाला देकर हमलावर हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। खुखार नक्सली बसव राजू की मौत के बाद छत्तीसगढ़ फोर्स में जश्न का माहौल है। जवानों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं और जश्न मनाना बनता भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ की नक्सल हिस्ट्री में पहली बार किसी टॉप कमांडर को मार गिराया है। वो ये मान के चलिए कि पूरे नक्सल संगठन की रीढ़ की हड्डी था, टॉप लीडर था, सेनापति की तरह कार्य करता था और जितने भी गोरिल्ला युद्ध हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जितने भी सैन्य वॉर हुए हैं, उसका वो मास्टरमाइंड था। तो उसकी मौत के बाद सेना के जवान जश्न मना रहे हैं। सेना की जो टुकड़ियां हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, वो लौट आए हैं। दूसरी तरफ एक और खास बात देखने को मिली इस पूरे ऑपरेशन में कि पहली बार नक्सलियों के शव भी हेलीकॉप्टर से लाए गए हैं। वो इसलिए लाए गए क्योंकि बसव राजू के शव को सुरक्षित मुख्यालय लाना था और उसी की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि उसकी डेड बॉडी को और उसके जो भी बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं इस नक्सल ऑपरेशन में, उनकी डेड बॉडीज़ को हेलीकॉप्टर में, चॉपर में लाया गया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि नक्सलियों के शव को हेलीकॉप्टर्स में लाया गया ताकि उनकी जो बॉडी है वो सुरक्षित पहुंच जाए, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा सामने ना हो मामला कि एक दूसरे ऑपरेशन की तरफ जवानों को इन्वॉल्व होना पड़े। तो ये एक बड़ी चीज़ इस बार देखने को मिली है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ की एक बड़ी उपलब्धि है, बसव राजू मारा गया है और अब जो जवान हैं उनके शौर्य की, उनके जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैमरामैन शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़। साइबर क्राइम गुरुग्राम ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो सोशल मीडिया पर खुद को आर्मी ऑफिसर बताया करता था। इस शख्स ने देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। दरअसल पलवल के रहने वाले मुबाहिद ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अलग अलग नामों से कई आईडी बना रखी है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी बाइक बेचने का विज्ञापन सोशल मीडिया पर डालता था तो उसके कमेंट सेक्शन पर मुबाहिद की खास नजर रहा करती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति वहां अपना इंटरेस्ट शो करता, ये उसे पर्सनल मैसेज कर उसके साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया करता था। फोन पे बातचीत के दौरान खुद को आर्मी ऑफिसर बताया करता था और ये कहा करता था कि मेरे पास भी बाइक है लेकिन मेरी पोस्टिंग हो चुकी है तो मुझे ये बाइक बेचना बहुत जरूरी है। इस बहाने के साथ यह पीड़ित व्यक्तियों से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लिया करता था और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। सोशल मीडिया जहां कुछ लोगों के लिए वरदान है तो कुछ लोगों के लिए अभिशाप भी बना हुआ है। साइबर ठग मासूम लोगों को निशाना बनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस शख्स को रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इसके कितने और साथी इस तरह की वारदातों में संलिप्त हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए। वाराणसी में अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए वाराणसी पुलिस लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में निरंतर वह कोई न कोई नया कार्य करती जा रही है जिससे अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके और इसी के तहत वाराणसी पुलिस लगातार हर चौराहों पे, हर गलियों पे सीसीटीवी कैमरा लगवा रही है जिससे कि अगर किसी प्रकार की कोई अपराध या अप्रिय घटना घटती है तो तत्काल उसके माध्यम से अपराधियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन ऐसे में वाराणसी में कुछ अराजक तत्वों ने आज देर रात बेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा इलाके में तकरीबन 40 से 50 सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने का काम किया। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में उन उपद्रवियों का रिकॉर्ड आया है, एक फोटो वीडियो भी जारी किया गया जिसके माध्यम से पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटित किया गया, जिसकी लिखित शिकायत वाराणसी के एसीपी ईशान सोनी को भी दिया गया, जिस पर ईशान सोनी ने बातचीत करते हुए बताया कि उपद्रवियों की जल्द से जल्द तलाश किया जाएगा और तलाश करने के लिए टीमों को लगाया गया है। साथ ही साथ प्राप्त सूचना के अनुसार 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीसीटीवी पर जो है तोड़फोड़ किया गया है। इस सूचना के क्रम में थाना बेलूपुर पर 3 टीमें बनाई गई हैं जो निरंतर जो है कमांड सेंटर से सीसीटीवी कैमरास देख रही है और जो ये
अवांछित तत्व थे, इनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है सोचने वाली कि जहां पुलिस प्रशासन लगातार सैकड़ों की संख्या में बैठ करके त्रिनेत्र भवन में बैठ करके अपराधियों पे या अपराध पे या किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे लगातार मॉनिटरिंग करती आ रही है कैमरों के माध्यम से। ऐसे में इस 40 से 50 जो सीसीटीवी कैमरे इस क्षेत्र में तोड़े गए हैं, इससे पूरे क्षेत्रवासियों में दहशत का आनंद लगातार बना हुआ है और जिसकी शिकायत आज वाराणसी पुलिस को भी की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है तथा आखिर ऐसी घटना क्यों घटी, इसका तथ्य जांच में क्या आता है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। लगभग 1 महीना आज होने को आया है जब पहलगाम में टूरिस्टों पे जो है बॉयसर में अटैक हुआ था और तब से अब तक जो है वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं बदली है। हमने देखा है कि मार्केट्स में एक डेजर्टेड लुक देखने को मिल रहा है और बिल्कुल आप पहलगाम में देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो रोडों पे खड़ी की गई है। यही गाड़ियाँ जो है ये टूरिस्टों के इस्तेमाल के लिए होती थी और बड़ी तादाद में जो है ये लोग यहाँ पे टूरिस्टों को इन गाड़ियों में घुमाते थे। यहाँ पे बॉयसर, चंदनवाड़ी, आरव वैली जो है यहाँ से जाया जाता था, लेकिन आज बता दें कि साइड सीन बंद है और जब से बॉयसर में अटैक हुआ है तब से पहलगाम की सड़कें वीरान नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे जो टूरिज्म है वो यहाँ पे फिर से पटरी पे आ रहा है। बिल्कुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जंगल जो है इनमें कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि सेना की तरफ से यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि जिन लोगों ने बॉयसर में उस आतंकी घटना को अंजाम दिया है वो अभी भी इन जंगलों में छुपे हुए हो सकते हैं। और इसके बाद जो है 1 महीने के बाद यहाँ पे यात्रा भी शुरू होने वाली है और बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि ये पहाड़ी जहाँ पे आपको बर्फ दिख रही है, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहीं से पर्यटक जो है वो इस पवित्र गुफा की ओर जाते हैं। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पहलगाम के जंगलों में बड़े पैमाने पे जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश यही है कि यात्रा शुरू होने से पहले जो ये आतंकवादी है, जो 3 आतंकवादी जिनके सीकेज भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए हैं, उन पर 20 लाख का इनाम रखा गया है। तो कोशिश यही है कि इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, का थ्रेट यहाँ पे बना हुआ है उसको खत्म किया जाए और ये तीनों आतंकवादियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए पहलगाम से रईस मांगरे।